अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे खसरे से होने वाली अमवात की, जिसने 2 महीने में 500 जिंदगियां खत्म कर दी। और ये भी इत्तलात है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो खसरे का शिकार हुए, जिन्हें वैक्सीन भी दी गई थी। लाहौर में भी खसरे से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और 22 मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल है। क्या वजह है कि आखिर वो बच्चे जिन्हें वैक्सीन दी गई वो भी खसरे का शिकार हुए? इस पर बात करेंगे। कनकोट से हमारे नुमाइंदे दिलीप कुमार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। दिलीप, क्या वजह है आखिर जिन बच्चों को वैक्सीन भी दी गई इसके बावजूद वो खसरे का शिकार हुए? जी शाजिया, ये सही बात है कि जिन इलाकों में वैक्सीन दी गई है ना, उन इलाकों में भी बच्चे खसरे जाबाग हो रहे हैं। उसकी खास वजह जो है, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि वहाँ पे जो बहुत सर्दी है, देहाती जो इलाके हैं, बहुत सर्दी की वजह से चेस्ट इंफेक्शन हो जाता है, जिसके बाद बच्चों की हलाकतों का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। ये वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन वहां पे काम नहीं कर रही जहाँ पे जो देहाती इलाके हैं, खुले आसमान तले जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बरसात आई थी और जो सैलाब आया था उसकी वजह से अब तक जो है ना वो लोग बाहर बैठे हैं खेमों में। वहां पे बहुत सर्दी है, जिसकी वजह से खसरा तेजी से बढ़ भी रहा है और हलाकतों का सिलसिला रुक भी नहीं रहा है। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो उनका ये दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन हमारी जो बातचीत हुई है, मुख्तलिफ जिले भर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अक्सर इलाकों में टीमें पहुंची ही नहीं, वहां खसरा की इंजेक्शन लगाई नहीं गई। अभी तक जो है ना खसरे से बच्चों के हलाकतों का सिलसिला इसी वजह से भी जारी है कि वहां पे अभी तक टीमें उनकी पहुंची ही नहीं है। जी शाजिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार आपका। सभी साहब, आपको भी पता है, काई साहब आपको भी पता है कि शुरू में तो सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रही थी कि जो वैक्सीन, वो कह रहे थे वैक्सीन दी जा रही है, लोग कह रहे थे वैक्सीन नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये यहाँ भी हुकूमत की नाअहली ही हमारे सामने आ रही है। देखें, इसमें अभी मैं आज देख रहा था कि ये जो पहला आपका 10-20 दिन गुजरे हैं इसके जनवरी के, इसमें 103 डेथ्स हुई हैं। कल एक लाहौर में डेथ हुई है। हाँ जी। तो मामला ये है कि इसमें जो ये बात कर रहे हैं, एक तो ये कि वो जो बच्चे सर्दी में बाहर पड़े हैं, जो हमने 2010 के जो हमने नहीं रिहेबिलिटेट हम नहीं कर सके, एक तो वहाँ पे ये इशू आया। दूसरी बात ये कि जब आप पहली वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें 95% लोगों पे, बच्चों पे असरअंदाज होती है और 5% पे आपको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ती है। अब ये इशू है प्लानिंग का, एलोकेशन ऑफ मनी का। और मैं यहाँ एक और आपको बात बता दूँ, अभी आएंगे हम आपकी उस स्टोरी पे भी, ये जो इसके बाद आप डिस्कस करेंगी बल्दिया टाउन की। बात ये है कि ये क्या कत्ले अमद है या नहीं है। मिसाल के तौर पे पिछली सेंचुरी में क्या होता था कि अगर आप ORS नहीं पीते और आपको डायरिया तो आप मर जाते हैं। आज और पिछली उससे सदियों में तो लोग दरख्तों की पूजा भी करते थे, मगर आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, किस सेहत में है? हमें ये बता रहे हैं कि जनाब ये हो गया, ये नहीं हुआ। अगर आप पैसे एलोकेट नहीं कर, अब अगर आपके पास ये इल्म है कि ये दवाई अगर मेरे मुल्क के बच्चों को नहीं मिलेगी और आपके पास पैसे हैं जो आप हमसे टैक्स लेते हैं और वो दवाई आप अगर नहीं दे रहे, तो ये कत्ल नहीं है तो और क्या है? तो ये सिलसिला है। और ये अब ये यहाँ तक भी आ गया है, लाहौर तक भी आ गया है। मेरा ख्याल है शाजिया, ये मामला कुछ मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया। अब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। 2 चीज़ें सामने आई हैं। हाँ जी। एक तो ये कहा गया है कि जो वैक्सीन है लोगों को पिलाई गई, बच्चों को पिलाई गई, लेकिन इसके बावजूद वो बीमारी का शिकार हुए। गोया ऐसा लग रहा है कि कोई गैर मेयारी वैक्सीन जो है बच्चों को पिला दी गई है। इसके 1-2 मकासद हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पर पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब आपने वैक्सीन नहीं पिलाई, आपने वहाँ पर टीम्स को नहीं भेजा। तो ये बात जो है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी पॉइंट आउट की है। लेकिन ये जो सिंध गवर्नमेंट के जो आदिल शेख साहब हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं हेल्थ के, वो उन्होंने सखर में ये बात की है कि जनाब ये जो वैक्सीन है ये गैर मेयारी है। यानी गोया एक तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी जान छुड़ा रहा है ये कह के कि जनाब हमने तो वैक्सीन भेज दी थी, बच्चों को पिला भी दी गई, लेकिन ये गैर मेयारी है। अपनी हो सकता है ये उनकी अपना एक दामन बचाने की कोशिश भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वैक्सीन जो है गैर मेयारी। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अब ये मामला एक निहायत शफाफ इंक्वायरी पर जाकर ही खत्म हो सकता है, अगर कोई ये करवा सके इंक्वायरी। क्योंकि ये जो बच्चों की ये जो मामला है ना, ये मुझे लग रहा है कि हुकूमत अब अपना दामन बचाने के लिए ये कह रही है जी कि वैक्सीन ही गैर मेयारी आई थी। तो इसलिए ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। दामन तो बच्चे बचाए हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पे 100 डेथ्स हुई थी ना, वो क्या हुआ? वो जो दवाई थी यहाँ जो सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या हुआ? वहां पे आग लगी थी, कितने बच्चे जल के चल। तो ये एक सिलसिला जारी है। ये अब होगा, हमने खबर देनी है, हमारा काम यही है, फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ होने वाला नहीं है। सही। खसरे के अलावा नमूनिया भी है जो बढ़ गया है। अपर डीर में नमूनिया से बताया गया है कि 20 हलाकतें हो गई हैं। इसकी क्या वजह है कि बच्चों में नमूनिया की जो शरह है ये बढ़ती जा रही है? इस पर बात करेंगे दीर से हमारे नुमाइंदे हैं दाऊद जान से। दाऊद जान, क्या वजह है कि सर्दी की वजह से बच्चों में नमूनिया बढ़ता गया है?
जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये कोहिस्तान के 2 अफरादा इलाके हैं, तल, लामोती और कुमनाट। यहाँ पे सर्दी तो है क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी भी हुई है और मुकामी ज़राए के मुताबिक अब भी वहाँ से 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं 20 ये तकरीबन मुकामी ज़राए के मुताबिक 10 से 15 दिन पहले की ये मौतें हैं। इसमें लेटेस्ट भी हुई है। वहाँ पे पहले तो तशखीस नहीं हो रही थी, मकामी लोगों को भी इसके मुतालिक इल्म नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि इसमें भी ज्यादा बच्चे शामिल हैं जो नमूनिया से हलाकतें हुई हैं? जी बिल्कुल, जो हलाकतें हुए हैं सारी ये बच्चे हैं, 20 के करीब है। तो महकमा सेहत की ज़राए से मेरी जो बात हुई थी कल, तो उन्होंने बताया था एडीओ हेल्थ दीरबाला ने कि वहाँ पे EPI का एक एहलकार गया हुआ था और उन्होंने जब तशखीस की तो नमूनिया की, तो उन्होंने आके हमें बताया और फिर उन्होंने टीमें भेजी थी। कल जो टीमें भेजी थी, लेकिन इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है वहाँ पे कैंप्स भी लगाए, डॉक्टर गए हुए हैं, महकमे सेहत और WHO की टीमें वहाँ इलाके में पहुँच गई थी और वहाँ पे कैंप्स भी लगाए गए थे और वहाँ पे इलाज भी हुआ था। इसके अलावा मुकामी ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि 300 के करीब कैंप में बच्चे भी आए थे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट में आपको ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले मेरे बात MS दीरबाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दीरबाला के साथ हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे डॉक्टर गए हुए थे इलाके में वो आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो असल में लोग वहाँ पे और ये एहलकार जो इसको नमूनिया समझ रहा था वो असल में नमूनिया नहीं है और ये खसरा है, खसरे से ये हलाकतें हुई है। अच्छा, यहाँ पर भी इसका मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पर भी जो हलाकतें हुई हैं वो नमूनिया से नहीं है, वो खसरा से हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अभी मेरे कुछ देर पहले मेरे ख्याल से बात उनकी तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये असल में नमूनिया नहीं है और ये खसरा की वजह से ये हुई है। और उन्होंने वहाँ पे आज अभी भी एम्बुलेंस और टीमें और दवाइयाँ और वैक्सीन रवाना किए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि महकमा सेहत दीरबाला के ज़राए के मुताबिक मुझे ये बताई गई है कि वहाँ पे जो हलाकतें हुई है उन इलाकों में जो वैक्सीन है जो इब्तिदाई 1 साल तक के बच्चों को पिलाई जाते हैं वो वहाँ पे मुयसर नहीं है और इन बच्चों को और इनके अलावा हजारों बच्चों को वो वैक्सीन अभी मुयसर अभी भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दाऊद जनाब। मुझे ब्रेक लेनी है काजी साहब, इसके बाद आकर बात करते हैं कि आखिर बीमारी खसराते से नमूनिया का नाम क्यों दिया गया। ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दीरबाला में बच्चों को नमूनिया हुआ और फिर बाद में कहा गया वो नमूनिया नहीं खसरा था। काजिया, ये जो नमूनिया है, ये जो मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है WHO की स्पोक्स पर्सन है मरियम यूनुस जी, तो ये जो पोस्ट खसरा या खसरे के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें सिर्फ नमूनिया नहीं है, उसमें एनसेफेलाइटिस भी है और डायरिया। खसरे के बाद ये खसरे के बाद होता है। और तो वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि बुनियादी जो काज उनकी बनी वो यही थी, खसरा। और खसरा बाद में जब वक्त पे ट्रीट नहीं हुआ तो इट डेवलप्ड इनटू अदर डिजीजेस। और यही वजह है कि जो सेक्रेटरी सिंध थे ना, उन्होंने इसका एडवांटेज लेते हुए ये कहा कि जनाब ये लोग तो खसरे से मरे ही नहीं है। हालांकि वो पहला इब्तदा उसकी खसरा थी और मौत जो है बाद में नमूनिया खसरे की वजह से हुआ। तो अगर खसरा की वैक्सीन इब्तदाई तौर पर दी गई होती तो ये बीमारी ना होती तो नमूनिया भी नहीं होना था। तो ये जो इन्होंने बात की है दीरबाला में, गालबन यही वो चीज़ लगती है। लेकिन एक इन्होंने भी मेंशन की कि एक तो हजारों बच्चों को वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और कुछ को जो दी गई वहां पर वो इफेक्टिव नहीं हुई। तो ये जो बात है ना, फिर दोबारा हमें उस तरफ ले जाती है कि क्या ये जो वैक्सीन आई ये गैर म्यारी वैक्सीन थी। एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी बहुत जरूरी है कि जो गवर्नमेंट को जो कॉन्ट्रैक्टर्स या जहां से भी ये वैक्सीन फराहम की जा रही है क्या वो म्यारी है, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी देखने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन के लिए खास टेम्परेचर होता है जिसमें उसको रखा जाता है कि क्या उसको इतनी वैक्सीन रखने का इनके पास कोई प्रॉपर इंतजाम भी है। और सभी सब शुरू में जब एक दो केसेस बात आप करते हैं, इंतजाम पैसे लगाने से होता है ना। 0.2% आप बजट पे खर्च नहीं करेंगे, इनको सारा पता है। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो डिग्रियां बाहर से लेके आए हुए हैं, जो प्लानिंग करते हैं वो आला तालीम याफ्ता लोग हैं। मगर जब आप पैसे नहीं देंगे, एक सेहत आपका इशू ही नहीं है,
ठीक है ना। इन्होंने इलाज कहाँ करवाना है? वलायत जाके। इन्होंने इलाज कहाँ करवाना है? 5 स्टार होटल्स में। तो जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो उन्होंने अस्पताल बना रखे हैं, फिर आप कहते हैं ये इरादा कत्ल नहीं है। क्या मुझे आप बताएं, एक डायरिया के बच्चे को आप अगर वक्त पे ORS नहीं देते, जो कि आप 1% की 2% का आ जाता है, और आपके पास ये इल्म है कि ये मर जाएगा बच्चा, तो ये कत्ल नहीं है? या अगर मुझे बताएं कि यहाँ पे एक काम है, कोई काम हो रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। आपको इल्म है कि यहाँ पे अगर ये हैजर्ड्स जो हैं ये हो सकते हैं, और इसकी ये पेशबंदी है जो जदीद साइंस ने हमें बता दी है, हमने वो नहीं की और इंसानों को वहां काम करवा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि आप लोगों के मरना जीना उनका, हाँ वो जो माल बना के दे रहे हैं आपको वो ठीक है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए। और सभी सब शुरू में जब सिंध में 1-2 केसेस खसरे के आए थे, तभी आप अगर उनको पकड़ लेते उनको जड़ से, तो इतने केसेस बनने ही नहीं थे, इतने ज्यादा डेफिनेटली ये टाइम होता है। सबसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर उस वक्त भी पकड़ा जाता, कोई टीम चली जाती, लेकिन अगर जैसे एक सीजन का आगाज हुआ और उसमें अपना टारगेट अचीव कर लिया जाता और तमाम बच्चों को वैक्सीन मिल जाती, तो कोई वाकई नहीं बढ़ते नहीं। आगे बढ़ते और बात करेंगे सानिया बल्दिया टाउन की। 9 सितंबर 2012 को कराची के इलाके बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में कई रोज तक आग के शोले बुलंद होते रहे। 259 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और सैकड़ों बेरोजगार हो गए। अब इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। हुकूमती मदाखलत पर सानिया बल्दिया टाउन कराची के मुकदमे से कत्ल की दफा को निकालकर दियत की दफा शामिल कर दी गई है। क्या ये मुतासरीन के साथ इंसाफ है? ये जबरदस्ती? कराची से हमारे नुमाइंदे लियाकत राना हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लियाकत राना, जो दियत की दफा शामिल की गई है, क्या मुतासरीन इस पर रजामंद होंगे? देखें शाजिया, जो दफा पुलिस ने हुकूमती दबाव पर शामिल की है, मुतासरीन अब इस पर राजी हों या ना हो ये अदालत ने फैसला करना है, क्योंकि चालान पहले पुलिस ने 302 कत्ल की दफा के तहत पेश किया था, और अब जो एक जिम्नी चालान पेश किया उसको कंसीडर करना सेशन कोर्ट का काम है। अगर सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम करते हुए, फर्द जुर्म आयद करते हुए या फैसला सुनाते हुए इसको कंसीडर करती है, तो फिर 322 जो कि दियत लगती है उसके तहत फैसला सुनाएगी। उसके तहत तमाम जो मरने वाले हैं उनके लवाकिन को, फैक्ट्री मालकान को दियत अदा करनी पड़ेगी। जो शख्स, जो वारिस, मरने वाले का वारिस दियत लेने से इनकार करेगा, तो उसके हिस्से की जो रकम है उसको अदालती नाज़िर के पास जमा करवा दी जाएगी। अब इसमें यही है कि जो मरने वाले हैं उनके वर्सा को दियत ही लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि जो जब हतमी चालान पेश किया था पुलिस ने, 302 की दफा लगाई गई थी उसमें, उसके साथ साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट सोहेल अहमद मशहूरी, जिनके पास ये चालान पेश किया गया था, उन्होंने चालान को एक्सेप्ट करते हुए इसमें जो MD साइट और दीगर सरकारी अफसरान हैं उनको भी मुल्ज़म करार दिया था। अब जो ज़िम्नी चालान पेश किया गया है पुलिस की तरफ से, उसमें इन सरकारी अफसरान को भी मुल्ज़म डिक्लेयर नहीं किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत राना। सभी सब आपको लगता है कि इसमें वाकई इंटेंशनली किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? पहले 302 लगती है। अभी हम ब्रेक में भी काजी साहब और मैं यही बात कर रहे थे। दो बातें हैं कि आप जो जुर्म हुआ है उसके मुताबिक आपको सजा देनी पड़ेगी। 302 जो है वो है कि आप इरादतन किसी को कत्ल करें जाके, आप घर से चलें या इरादा करके कि मैंने फलां बंदे को कत्ल कर देना है, वो 302 आप उसको लगानी पड़ेगी आपको। अब ये जो दफ़ा उन्होंने दियत की लगाई है, डेफिनेटली ये वो जो मालकान है उस फैक्ट्री के या जो सरकारी अफसरान थे उस एरिया के, जिनके ज़िम्मे ये काम था कि वो इंश्योर करें कि वहाँ पर पूरा फायर के सेफ्टी जो प्रोसीजर है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, गालबन उनके ऊपर एक जो खौफ था या जो एक ख़तरा था कि जी कहीं 302 में तो सज़ा मौत भी हो सकती है, क्योंकि कई 100 अफराद की जान गई है वहाँ पर। तो बुनियादी तौर पर जो कानून है उसको एक तो सख्त करने की ज़रूरत है कि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसकी जो सज़ा है वो ज़्यादा सख्त की जाए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उस फैक्ट्री में जो लोग मरे हैं, एक वाक़या हुआ है वहाँ पर, जो फैक्ट्री के मालकान थे उन्होंने पैसे बचाने के लिए वो सहूलियतें नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी, और दूसरी बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन ने भी वहाँ पर जाके वो सर्विस नहीं किए, लेकिन यह फिनोमिना पूरे पाकिस्तान में है, तो उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए इस चीज़ की सख्त से सख्त। लेकिन 302 जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि 302 तो यह कि आप इरादा करके कत्ल करने के लिए। मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ। कल मेरी बात हो रही थी एक वकील साहब से, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस से बंदों को मार रहे हैं तो इसका मतलब कि इसका क्या मतलब है। मिसाल थोड़ी देर पहले मैं आपको मिसाल दे रहा था कि आज छोटी छोटी दवाइयाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं,
अब वो जो लोग हमारे पिछली सदी में नहीं खाते थे और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ही 40-45 था, तो आज इसका मतलब है कि हमारे इल्म में है। अगर हम यहाँ इस बिल्डिंग में बैठे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के एग्जिट है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे, एक कानून है ना कि आपने अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा खर्च करना है लोगों की हिफाजत के लिए, अगर खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है। तो जब आप लोगों को एक सेमी बिल्ड बिल्डिंग में बंद कर देते हैं दरवाजे बाहर से, ये चोरी कर, अच्छा बात सुने, चोरी क्या है, 6,000 रुपए पे मुलाजिम रखा हुआ है, पहले ये उसकी एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, अगला एक्सप्लॉइट गोरा सेठ करता है जर्मनी में बैठ के, जहां वो $500 की वो जैकेट बेचता है। इनको पहले तो आप जिल्लत भरी जिंदगी देते हैं, उसके बाद ये 400 आदमी जल के मर गया और फिर हमें बताया जा रहा है कि बड़ी नाइस चीज आ गई। अच्छा, इसमें तो ये क्या इरादा कत्ल नहीं है? आखिरी बात, क्या ये इरादा कत्ल नहीं है कि आपको, अगर आपका बेटा है, आप अपने बच्चे को ORS जो है नहीं देते जब वो बीमार है, या उसकी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं देखते, उसको तो बड़ा अच्छा आप देखते, तो क्या इसको हम क्या कहें? अब आखिरी बात, दियत और जो कसास का मामला है, दियत आपको पता है कि जो चांदी रखी गई थी उसकी कीमत कितनी होती है? कम से कम 35 से 40 लाख। वो जो हमारा असूल बनाया गया था, रात को मुझे वकील साहब बता रहे थे कि दियत अगर आपने देनी भी है तो वो आज के हिसाब से उस चांदी की जो एक मालियत है उसके बराबर 35 से 40 लाख रुपए बनती है। इनको 5-5, 10-10 लाख रुपए देके दियत भी ये नहीं देते और खाम माल की तरह जला देते हैं, और फिर हम यहां बैठ के इनको जस्टिफाई करते हैं। और फिर पीएम साहब का मैंडेट है कि वो जाके इसको करे, अदालत करे, फोरम करे। थोड़ी सी इजाजत देखिए, इसमें एक चीज ये है कि एक आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। अब साइट के इलाके में कई 100 फैक्ट्रीज हैं, आपके कितने इंस्पेक्टर हैं, यानी जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं जिनके जिम्मे ये काम था। बाज सिचुएशन ऐसी है कई जगहों पर कि वहां पर जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके जिम्मे ये काम है कि वो इंश्योर करेंगे कि ये सारा कुछ हो रहा है, वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब अगर 1 या 2 या 3 अफसर हैं पूरे उस इलाके में और कहीं आग लग गई है, उनकी चले इसमें नाअहली भी शामिल होगी, लेकिन कैपेसिटी भी नहीं है। तो इसलिए ये आप सजा बिल्कुल दें क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, बिल्कुल जैसे काजी साहब कहते हैं सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि क्या आपने उनको वो टूल्स फराहम किए हुए थे जिससे वो अपना काम ऐसे पकड़ लेना। सेफ्टी के लिए दरवाजे लगे हुए थे, आप उसको नहीं खोल रहे, तो इसका क्या मतलब? अब इसमें कोई 2000 अरब रुपया साल का टैक्स देके पकड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे मसले हल करो। अगर उसने उसको फिर उसके पर्चा करा दें, भाई क्या करें? इधर वाले ऊपर डाल देते हैं, ऊपर वाले नीचे डाल देते हैं। इधर वाले कहते हैं जी कि दियत जो वैक्सीन है ये गलत बनी हुई थी, वो कहते हैं जी सर्दी ज्यादा आ गई, कत्ल जो है वो निकल, बंदा मर गया, बंदे मरते जा रहे हैं। ये आपस में डाइल्यूट करके सिचुएशन को मिटिगेट कर देते हैं। अब जरा वो आप ठीक, आप बड़ा सही पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, पूरा इसको फैला दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि अब पर्टिकुलरली इस केस पे मैं आता हूं। यहां पर या तो बात थी ना कि आप नॉमिनेट करते हैं तो फिर टॉप को नॉमिनेट करें इस पर्चे में। कोई चीफ मिनिस्टर पे तो 302 नहीं लगी हुई, ना मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री या लेबर पावर पे 302 लगी हुई है। अब वो जो वहां पर जो सरकारी अफसरान है 17-18 ग्रेड के, जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है कि वो जाके पूरा देख सके, मजदूरों पर 302 लगी हुई है, वो मारे गए हैं। अब यहाँ बड़ी मजबूरियां हैं ना, हम ना 18वें ग्रेड के बंदे को पकड़ सकते हैं, वो बड़ा मजबूर है। अच्छा, सीएम पे हम पर्चा नहीं कर सकते, वो पावरफुल है। लिहाजा हल क्या निकला? आप मरते रहें, हम आपको सिक्योरिटी गैजेट्स नहीं देंगे, आपके कोई राइट्स नहीं है, आपका एक ही राइट है कि सिसक के जिए और या फिर मर जाएं। अच्छा, मैं कॉल से पहले ना, मैं एक, जब हम पहले लोड शेड ये बात कर रहे थे ना खसरा की, तो ये सेनेटर है मोहसिन लगारी, इनका मुझे SMS आया और इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि आप वैक्सीन का बात कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, तो उन्होंने कहा कि रूरल एरियाज में 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो KPK का है, चाहे वो सिंध का। तो जहां पर 20 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो जो वैक्सीन पड़ी है किसी फ्रिज में, फ्रिज तो 20 घंटे नहीं चला, तो वो भले जो सप्लायर है उसने आपको मेयारी वैक्सीन ही दी हो, उस आपने फ्रिज में रखी है जो 20 घंटे बंद है बिजली ना होने की वजह से, तो उस वैक्सीन को आप कैसे म्यारी कह सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा ये मलबा फिर किस पर डालें? ये मलबा किस पर डालें? ये मलबा नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी। और समी साहब कहते हैं मैं बात फैला देता हूं, आप बिजली की बात कर ले, देना 450 अरब रुपए की सब्सिडी जिसको उसको, मतलब एक अनसस्टेनेबल प्रॉफिट दें उनको ताकि आपकी बिजली पैदा ना हो। बिजली ना पैदा, फिर कहां से सिरा पकड़ेंगे? आपकी भूख ही खत्म नहीं होती। मतलब आप जो है वो रियासत के पैसे उस पर खर्च नहीं करते, फिर हम कहते हैं कि हमारी मजबूरियां है लिहाजा लोग मरते रहे। नो प्रॉब्लम, लोग नहीं मरते रहे, लेकिन जब आप सर जी मर रहे हैं, आप फिक्स नहीं करेंगे किसी एक बंदे को। मुझे ये बताएं, शाहरुख जतोई को सारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ गए,
उसने जुर्म किया, नहीं वो 18 साल से कम है, अब सर्टिफिकेट भी मिल गया, यहां से दुबई भेज दिया। इनके तबके का आदमी कोई जुर्म करता है, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाते हैं। इस तबके के लोग मरते हैं तो ये मजबूरियां हैं, बड़ी तकालीफ हैं, कोई गल नहीं, माफ कर दो। इस तरह की जो एटीट्यूड है मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़ालिमाना है। अच्छा, मैं अब ये फिर मैं जब मैं कहता हूं कि ये बात फैला देते हैं तो फिर उसमें ये खफा भी हो जाते हैं। अब अगर किसी बच्चा, अब कोई बंदा जो है अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो कानून के तहत तो आप उसको जुवेनाइल कोर्ट में ही ट्राई करेंगे ना। नहीं, उसे दुबई भेज दें, नहीं उसे यहाँ से दुबई दे, यहाँ के एयरपोर्ट को कहें कि एक मुजरिम को दुबई भेज दे। वो लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। समी साहब पहले कहा कि उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उस पे अगर पिक्चर नहीं सुप्रीम लगी। कोर्ट इंटरवीन ना करे, complicated। अगर मीडिया इंटरवीन ना करे तो वो दुबई से यूरोप जा चुके होते हैं कत्ल करने के बाद, और उनकी जो मीडिया पे तस्वीरें हैं उसमें उन्होंने गने उठाई हुई हैं। चले मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। के बाद खुशामदीद। कनाडा से कॉलर है नजीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। मैं काजी साहब को भी और समी साहब को भी, इनको भी सलाम। और मेरा ये मसला है कि हम लोग जो कनाडा से ज्यादातर ज़र मुबादला भेजने वाले लोग हैं, और हमारे ही लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारा फोन करने का मसला बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। तो इनकमिंग कॉल पर अभी तक उसी तरह से सरचार्ज वसूल किया जा रहा है। तो इस बात पर कोई इस मसले को उठाइएगा जरा। ठीक है, ये शाजिया, हम क्योंकि ये ताहिरुल कादरी साहब का फिनोमेना आ गया और हम उस पर इसको डिस्कस नहीं कर सके। ये हमें इससे पहले भी कई फ़ोन आ चुके हैं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दे चुकी है कोर्ट में कि जी जो नोटिफिकेशन हमने वापस ले लिया है, जो बैरून मुल्क से कॉल्स आती थी उस पर जो टैक्स एडिशनल लगाया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली लोग जो वहाँ से फ़ोन करके बता रहे हैं कि अभी तक उनसे उतना ही ज़्यादा इनकमिंग पर भी है। हाँ जी, टैक्स जो है जब वहाँ से कॉल आती है तो उनको वो जब वो कॉल करते हैं तो वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं। और ये बड़ा, इसको कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इस बात का, इसलिए कि ये कोर्ट में अंडरटेकिंग देख चुकी है फेडरल गवर्नमेंट कि जनाब हमने वो जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये कॉलर ने भी मेंशन किया और बहुत सारे लोग हमें बता चुके हैं कि ये अभी तक वहां से टैक्स लिया जा रहा है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक है कि अपनी जो अंडरटेकिंग है उस पर भी। सही। एक और कॉलर है महबूब। हेलो, कॉल कट गया। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने LOC तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी तालिबान ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ने कश्मीर में BJP स्पॉन्सर टेररिज्म बंद ना किया तो मकबूज़े कश्मीर को हिट करेंगे। कासिफ साहब, कितनी सच्चाई है इसमें कि हुकूमत BJP की स्पॉन्सर टेररिज्म कर रही है? कितनी हकीकत लगती है इस बात में? देखें, बीजेपी, ये तो उनके अपने जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा। हाँ। और ये देखें, जो फंडामेंटलिज्म है ना, ये तो अब अमेरिका की पॉलिसी थी कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को ज़्यादा ब्लो अप करे। यहूदी फंडामेंटलिज्म कितना खतरनाक है, जिसको बहुत बड़ी हिट हुई है नेतान्याहू के। ये हिंदू फंडामेंटलिज्म जो है, ये अगर हम फंडामेंटलिज्म, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इंडिया में इतना स्ट्रांग है, अगर आप इनके जाती बिलीफ्स जो हैं, खासतौर पर जो रिपब्लिकन हैं, इनके ये अगर सामने आ जाएं तो ये है। मगर क्या कि इसको फोकस इसको करना है, क्योंकि फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म एक पॉलिसी रही है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की इस दुनिया को रूल करने के लिए। मसलन इसको बढ़ावा दे के इन्होंने हर स्ट्रैटेजिक जगह पे अपनी फौज फैला दी। मसला क्या था कि सेंट्रल एशिया के वसाइल को लूटना है। मसला क्या था कि जी वहाँ पे जो है, अब बलोचिस्तान में जो टेररिज्म ये करवा रहे हैं वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो अल्लाह ताला की जो खजाने हैं उसके अंदर वो करवा रहे हैं। तो स्टेटेड एम्स और होते हैं ये जो हमें बता रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जितना टेररिज्म, दहशतगर्दी क्या होती है, जो कश्मीर में जो इंडिया दहशतगर्दी करता रहा है, इसका कुछ सानी है? जिस तरह अपनी फौज से अपनी अवाम को ना सिर्फ कत्ल करवाता रहा बल्कि रेप्स हुए और उनके अपनी ह्यूमन राइट्स की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, वहां पे मैस ग्रेव्स जिसमें हजारों लोग निकल रहे हैं, मगर इंटरनेशनल मीडिया उस पर कान नहीं धरता। हाँ, इधर से हम टीवी लगाते हैं इंटरनेशनल, तो एक पहले तो तबले जंग की तरह म्यूजिक चलता है और फिर पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन का केस दोबारा से खुल गया। तो दिस इज व्हाट दे वांट टू प्रोजेक्ट। और इस टेररिज्म के जरिए ये वो अपनी तमाम शॉर्टकमिंग्स जो है, वो अपनी तमाम नाकामी है। मिसाल के तौर पे अभी आपने मीजल की बात की, ये टेररिज्म नहीं है 103 बच्चे मर जाए। हाँ। इस टेररिज्म से हजारों बंदे मर रहे हैं। इतने साल में इस टेररिज्म से नहीं मरते जितने माशी टेररिज्म से मरते। अच्छा, ये जो मामला है ना, मैं I'll just focus on that. इसमें एक और भी स्टेटमेंट आई है, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि ये जो टेंशन है
पाक और भारत के दरमियान LOC पर जो है, ये इतनी जल्दी इसको हम ईज डाउन नहीं कर सकते। ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो बड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने कहा था, इंडिया अभी तक UN में नहीं गया। पाकिस्तान ने कहा था जाके कि आप आइए और आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि इन्होंने हम पर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसका एविडेंस है। इंडिया ने जो भी इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पे वो उन्होंने UN में नहीं दिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात सही नहीं थे। और फिर इंडियन मीडिया उसने खुद उन्होंने पॉइंट आउट किया था, बड़े हिंदू जो इंडिया के जो अखबारात हैं, कि जनाब ये जो टेंशन है ये इंडिया ने बुनियादी तौर पर इसको क्रिएट किया। लेकिन जो इसमें एक खतरनाक चीज सामने आई है ना, वो ये है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में तस्वीरों के साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एहसानुल्लाह एहसान है तर्जमान, उनकी ये तरफ से ये बयान आया कि अगर BJP स्पॉन्सर टेररिज्म कश्मीर में ख़त्म नहीं किया गया तो हम कश्मीर में हिट कर सकते हैं। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो ऑलरेडी सिचुएशन दोनों मुल्कों के दरमियान ख़राब है, उसको मजीद ख़राब कर सकते हैं। तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि दोनों ममालिक ये इंश्योर करें कि अगर कोई खुदा न खास्ता मुंबई जैसा वाक़या हो, पाकिस्तान में हो या उधर हो, इससे दोनों ममालिक को यह समझना चाहिए कि कौन दुश्मन है और आपस में जो मामलात हैं गुफ्तगू से हल करने चाहिए, और जो इस वक्त सरहदों पर तनाव है उसको डाउन करना चाहिए। मिशन भी खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो नहीं हो सकता, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल ही खत्म करेगी, वो ये खत्म भी नहीं। अब मैं हिंदू फंडामेंटलिज्म की एक मिसाल दूं, इसकी करते क्या, चले फोकस होकर बात कर लेते हैं। ये जो अभी आपका मरा बाल ठाकरे, इसके जरिए तमाम ट्रेड यूनियन को कत्ल मरवाया गया। यहाँ पे इसको फंड करने वाले उनके बिग बिजनेस थे, कारोबार थे। तो मेरे ख्याल में यही फोकस्ड बात है कि टेररिज्म एक आपकी एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी बन गई है रूल करने की। वहां पे जो बॉम्बे में ये जो RSS करती रही है, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनके, और उन्होंने वहां पे सिस्टमैटिकली और पॉलिटिकली यूज किया। यहां भी ये पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं, और इसको उधर आ रहा है, उधर उनको खड़ा कर दिया, इधर हमें खड़ा कर दिया। और इश्यूज क्या है, मीजल का कोई ना सोचे, जो इंडिया में बर्बादी हो रही है, हर 5 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है भूख से, उसकी कोई बात ना करे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मुल्क में सियासी हलचल की। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करते हैं मुल्क की सियासी हलचल की, जो कि मुल्क में इस वक्त जारी है। हर पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और साथ ही लोग पार्टियां तब्दील करके इधर से उधर भी जाने लगे हैं। इलेक्शन के नजदीकी रुझान क्यों बढ़ जाता है, कैसा माहौल है इस्लामाबाद में, सियासी माहौल? इस्लामाबाद से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ईसा नकवी से। ईसा नकवी, कौन किधर जा रहा है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में? किस पार्टी का पल्ला भारी नजर आ रहा है आपको? शाजिया, पार्टी किस पार्टी का पल्ला भारी है ये तो अभी कहना कबल वक्त है, लेकिन एक सियासी जोड़ तोड़ की जो फिजा बनने जा रही है, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ सिंध में जाकर, जो कि पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर जलसे करते हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा है कि अगर उन्होंने हुकूमत आइंदा बनानी है या एक अच्छी पोजीशन लेनी है हुकूमत में, तो उस सूरत में उन्हें पंजाब में, और पंजाब में भी खुसूसन जनूबी पंजाब पे खासी मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर थी 27 दिसंबर की, उनमें उन्होंने जो रोड की सियासत का तज़किरा किया, और उसके बाद जिस किस्म की तैयारियां यूसुफ रजा गिलानी को टास्क देकर जब मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर बनाया गया, और अब खास तौर पे कल की जो डेवलपमेंट है जिसमें जुल्फकार खोसा के साहबजादे सैफुद्दीन खोसा जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। खैर इसमें यह था कि जो सैफुद्दीन खोसा इनकी अपने खानदान में थोड़ी सी पहले इख्तलाफात चल रहे थे, इन्होंने अपने भाई हसामुद्दीन खोसा के इलेक्शंस में उनकी मुखालिफत भी की, लेकिन अगरचे वो शायद अपना जो कबायली वोट है, जो ट्राइबल वोट है, जो कि जुल्फकार खोसा की वजह से इनको मिलता है, शायद वो तोड़ने में नाकाम रहे, वो ना मिल सके और कोई बहुत बड़ा डेंट ना दे सके नून लीग को। और सेंट्रल पंजाब की जिम्मेदारी मंजूर भट्टू को दी गई है। देखिए, मंजूर भट्टू को जिम्मेदारी देने के साथ साथ जो टास्क दिया गया उसमें जो खुसूसी टास्क है वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के पास है, और पंजाब के हवाले से जो अहम फैसले होने हैं उनमें जो मशावरत है, खुसूसी मशावरत, वो यूसुफ रजा गिलानी की शामिल होगी। अच्छा ईसा, एक सेकंड रुकिए, ईसा यहाँ पे एक सेकंड मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अब आपकी गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिला है कि दोनों जमातें जो हैं वो फसली बटेरों को पकड़ने के लिए इस वक्त बाहर निकल आई हैं। तो ये बताइए कि आइंदा चंद दिनों में कौन कौन सा बटेरा कौन सी पार्टी में जाएगा?
देखिए, ये तो अब टिकट की गेम शुरू हुई है ना। देखें, ये जो पंजाब की सियासत है, यहाँ पर जो जिन्हें विनिंग हॉर्सेस कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे हलकों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियात जो शख्सी वोट जिनका बहुत ज्यादा है, जिनका पार्टी वोट हो ना हो लेकिन उनका शख्सी वोट बहुत ज्यादा है। और कुछ हलके ऐसे हैं जिनमें पॉलिटिक्स की जो सियासत की डायनामिक्स है वो यही है कि अगर आप किसी पार्टी का वोट देखें वो 15,000 है और शख्सी वोट 50,000 से ज्यादा है, तो उस सूरत में पार्टियां कोशिश करती हैं कि ऐसी शख्सियात, ऐसे विनिंग हॉर्सेस को अपने पास लेकर आए। चलिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खुदा करे कि जो कौम है वो वोट देते वक्त ये शख्सी वोट खत्म हो जाए और अगर इश्यूज पर वोट हो गए तो ये सारे बटेरे अपने पिंजरों में खुद ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जब इश्यूज पे सियासत नहीं हो रही इस वक्त देखे ना, जो आम लोग हैं उनके जो मसाइल हैं वो तो सियासत का कंटेंट रहे ही नहीं है, अभी तक मंशूर नहीं है, आ जाएंगे तो देख लेंगे। जब ये नहीं होता तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो अवाम और इनकी जो आपस की दूरी है उसकी वजह से हो रहा है। और ये अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, अब खोसा साहब इधर आ गए ना। पहले खोसा साहब पंजाब गवर्नमेंट में ये फैमिली थी, उनके अपने मसाइल थे, सपना कत्ल केस था, वो अब हाशप हो गया। अब अगला पावर का कौन सा सेंटर बन रहा है कि जहां पे ये महफूज, तो ये इस तरह की सियासत है और ये चलेगी जब तक ये सिलसिला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज कामरान फैसल केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कामरान फैसल की मौत कत्ल था या खुदकुशी, इस बात का तयन करना बहुत जरूरी है। कामरान फैसल की हलाकत पर उठने वाले शोर ने बिल आखिर चीफ जस्टिस को नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया है और 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी सगीर से। सगीर, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची इस केस की? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, ये बहुत एक मुश्किल सा सवाल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुलिस की जानिब से कोई संजीदगी इख्तियारी नहीं की गई। पहले दिन से ही जो है वो पुलिस इस केस को इतना इजी ले रही थी और इसमें शुरू से ही बहुत सी चीजें मुतनाज़ा होना शुरू हो चुकी थी। और जिस तरह पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया गया, उसकी लाश लटकी हुई थी कमरे में, पुलिस की बजाय नैब के जो अफसरान थे वो खुद ही कमरे में चले गए और बल्कि विंडो से अंदर गए, जो कि गैर कानूनी था। उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी उसको पुलिस ने बड़ा इजी कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये सुसाइड है। ये सारी आप हमें हिस्ट्री दे रहे हैं जो पता है सबको। ये मुझे ये बताइए कि कल जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो कुछ इस किस्म का इंप्रेशन मिला कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास है या एक वहाँ पर ये समझा जा रहा है कि ये कत्ल है, क्योंकि जो रिमार्क्स थे उनमें वर्ड कत्ल यूज किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? समीर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो पहली दफा इस तरह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक मुकम्मल ब्रीफ नोट दिया गया रजिस्ट्रार की तरफ से 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक मीडिया पे आने वाली तमाम रिपोर्टिंग, और ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है जो कि कत्ल ही जाहिर कर रही है, तो ये इसका एक ब्रीफ नोट तैयार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा पिटीशन की शक्ल दे दी। ये बड़ी एक उनकी फेवर में जाती है चीज। एक सिंगल दरख्वास्त पे हो सकता है वो सारी चीजें ना बता सकें सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो अब तक की 1 हफ्ते की रिपोर्टिंग को पिटीशन का हिस्सा बनाना जो है वो बड़ी अहम चीज है। और उससे तो साफ जाहिर है और सुप्रीम कोर्ट ये कहने पे बिलाखिर मजबूर भी हुई कि ये कत्ल है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये कत्ल है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इस पॉइंट से हटके भी वो किसी और चीज पर क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगी? जी यकीनन। देखें, अब तक तो उस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सिर्फ उसकी सुसाइड पे ही तहकीकात हो रही हैं और बयानात पर इक्तफा हो रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह तौर पर कह देती है कि ये कत्ल है, तो उस पे जरूरी है कि जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं उनको कत्ल पर ही तहकीकात करनी पड़ेगी और जो हकायक है उसको सामने लाना पड़ेगा। नहीं, वर्डिक्ट तो नहीं दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसी शक व शुबे का इज़हार किया जो मीडिया कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये कत्ल है, ये बात नहीं है। मगर इशू ये है कि हर बात, शाहरुख का जो मामला था, इसका जो मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या, हम अपना काम तो करते नहीं। जब आप बात सुने, मैं इसके 2 फिक्र, बड़े पावरफुल कार्टल्स हैं,
अभी कल जो है वो मखदूम साहब जिन्होंने फैसल साले याद बता के गए हैं, जहां 12 अरब लेना था वहां से 2.5 अरब निकला, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में हर आकिल बालिग आदमी ये सोच सकता है कि जहां इतनी बड़ी रकम हो, फिर वहां वतन अजीज हो, फिर वहां पे ये एग्जेक्टिव हो, तो फिर वहां पे ज्यादा ख्याल अगलब यही है कि इसमें कोई ना कोई दाल में काला है। सही, आगे बढ़ेगी और बात करेंगे दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर दहशतगर्दी की खुफिया इत्तलात के बाद आज रात से मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है, जो कि कल सारा दिन मुअत्तल रहेगी। क्या दहशतगर्दी से निपटने का यही तरीका रह गया? काजी साहब, आप भी समझते हो हुकूमत ने वतीरा ही बना लिया किसी भी अहम त्यौहार पे, जब आप खुशी का कोई त्यौहार हो, मुझे तो लगता है कि हमें हमारे पास एक राब्ते का सिलसिला रह गया आपस में, उसे बंद कर देना भी एक तरह की दहशतगर्दी है। लेकिन अगर हम ये चूंकि रोक नहीं सकते, देखें ये मुझे एक और बात बताएं, ये फोन तो सर्विस बंद है ना, गैस की सर्विस किस दहशतगर्दी को बंद करने के लिए? आपके जो है CNG किस दहशतगर्दी को बंद करने के लिए? बात यह है कि ये सारी चीजें एक तरफ पॉइंट करती हैं, जो लोग इस सारी समाज को, इस सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, वो या तो शदीद नाअहल हैं, और या जो है फिर उनकी कोई कनाइमस है उन लोगों के साथ जो हमारे इस जिंदगी को डिसरप्ट करते हैं। ये कोई हल नहीं है, मोबाइल फोन बंद कर देना कोई हल नहीं है, तो नहीं और इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट या कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट ही बता सकेगा। मगर इससे ये जरूर फर्क पड़ता है कि हम आपस में जो बात कर लेते हैं, हमारी जिंदगी एक जो है ना इट ग्राइंड्स टू हॉट। अच्छा, एक बात मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा, पिछली दफा जब मोबाइल सर्विस बंद हुई ना, तो एक कंपनी ऐसी थी जिसकी मोबाइल सर्विस बंद नहीं हुई। तो इससे ये पता चला कि शायद ये कंपनी जो है, हुकूमत को पता है कि दहशतगर्द इस कंपनी का फोन इस्तेमाल नहीं करते। मोबाइल कंपनीज में भी जो पावरफुल लोग हैं ना, वो इस्तेमाल करती मोबाइल कंपनीज में भी जो पावरफुल लोग हैं ना, वो अपनी कंपनी को बंद नहीं होने देते, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज बिजनेस। सही, आगे बढ़ते हैं और आपको लोगों के पास आज की कौन सी खबर है? आप बताएं। शाजिया, मैंने क्योंकि हम गुज़श्ता 2 दिनों से जो एक दुनिया का जो मंजरनामा है उसमें, क्योंकि फ़लस्तीन का इशू दहशतगर्दी की बुनियाद बना और इसराइल अमेरिका रिलेशनशिप ये पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं, तो मैं फिर आज जो स्टोरी मैंने उठाई है, ये बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स का एक वहाँ पर कॉलम नवीस हैं थॉमस फ्रीडमैन, बड़े बाअसर कॉलम नवीस हैं। उन्होंने जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन कैरी, उनको कहा है कि उसका उन्वान है कॉलम का, ब्रेक द रूल्स। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप माजी में करप्ट हुक्मरानों से तमाम मामला डील करते रहे हैं, उनको प्रमोट करते रहे हैं, इससे ये मामला उलझने वाला नहीं है। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, तो ना आपने सच बोला है, ना दूसरे जो हुक्मरान है उन्होंने सच बोला है। तो अब वक्त आ गया कि आप अपने उस पुराने रूल को ब्रेक करें और डायरेक्ट लोगों से बात करें। मिसाल दिया उन्होंने कि भाई आप ईरानियन लोगों से फारसी में, हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक डिप्लोमेसी करे और उसमें ये बताए कि जनाब ये आपका राइट है कि आपको जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये आपका राइट है, आपको हम इंश्योर करते हैं, हम आपको ये देंगे। आप अपने लीडरों से ये कहें कि वो जो एटॉमिक बम है उसको बनाने की कोशिश ना करें। फ़लस्तीन के मामले पे भी उन्होंने कहा है कि आपको ये चाहिए कि अब वो आप मुनाफकत छोड़ें, सारी खुलकर आए सामने और ये कहें कि जनाब 67 पे जो बॉर्डर थे जिस वक्त जो इसराइल ने कब्जा किया था, इसराइल उस पर वापस जाए और इसराइल भी माने इस बात को कि फ़लस्तीनियों का ये हक है, उन पर मजालम बंद करे। और ये जो एक 2 स्टेट की थ्योरी है उस पर आप एक ऑनेस्टी से अगर आप ऑब्जेक्टिवली आप अगर जाएंगे तो आप उसमें हल कर सकेंगे। और इसी तरह का एडिटोरियल लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में भी। उन्होंने ये कहा है कि जो रिजल्ट्स आए हैं फ़लस्तीन के इसराइल के इलेक्शन के, उससे जो इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद थे वो कमज़ोर हुए हैं। और ओबामा साहब, अब आपके लिए एक मौका है कि वो जो 4 साल पहले आपने वादे किए थे उनको भुला दिया और कोई भी आपने उसमें अपना पॉलिटिकल असर इन्फ्लुएंस नहीं किया, माजी की पॉलिसीज को आगे लेके आए, आप इन्हें तोड़ें और अब आप वो जो एक पीस प्रोसेस है उसके लिए आप आगे बढ़ें। तो इसमें एक अच्छी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अगर ये पॉलिसी अपना ली जाए और ये मीडिया अमेरिका का बड़ा अहम हैसियत रखता है अपने हुक्मरानों पर, तो गालिबन जो यहाँ पर इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में, जिसको हमेशा हम कहते हैं कि अमेरिका CIA जो है वो सपोर्ट करता रहा है, तो अगर ये तब्दीली हो जाती है और ये टेररिज्म की सपोर्ट बंद हो जाती है, चाहे वो हिंदू टेररिज्म है, तो फिर ये मामला एक बेहतरी की जाने बढ़ सकता है। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कमेंट करूंगा, मंजूर हैदर का एक शेर मुझे याद आ गया कि दुआएं मांगते रहते हैं रात भर ये लोग, बिकाइनों के फलों में मिठास आ जाए। मतलब ये अब वो उनको नेकी की तलकीन कर रहे हैं उस अमेरिकन रूलिंग क्लास को जो कि बेनिफिशियरी है इस सारी बर्बादी की। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो कमाए गए हैं इस जंग से, इस दहशतगर्दी से, वही हुक्मरान है, उन्हीं के नुमाइंदे आगे हुक्मरान है। तो मेरे ख्याल में उनकी नेक ख्वाहिशात से कुछ होने वाला नहीं जब तक कोई बड़ी तब्दीली ना। अगर इजाजत ये बात इनकी सही है, लेकिन मैं एक सिर्फ इस पे कमेंट करता हूं कि जब सिस्टम के अंदर से लोगों की आवाजें उठने लग जाए ना, तो फिर उसी सिस्टम में वो तब्दीली आ जाती है। ये पहले आज से बात ऐसे नहीं होती
होती थी। हाँ जी। अब ये बात होना शुरू हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम आगे बढ़ सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं जी, चलता हूँ काजी अपनी खबर की तरफ। शाजिया, एक तो कंज्यूमर्स हैं जो रावलपिंडी में खास तौर पे गैस की उन्होंने खास बात की। उन्होंने कहा कि जी हमारे क्योंकि गैस नहीं आ रही तो हम आपको बिल नहीं देंगे। अच्छा। मैंने खास तौर पर इस खबर को इसलिए क्योंकि ये इस सिस्टम ने, इन हुक्मरानों ने हमें ग्रेजुअली पुश कर रहे हैं शॉर्टेजेस और अदम दस्तयाबी का जो एक अहद है चीज़ों का, जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, तो उसकी तरफ उन्होंने कहा जी आप हमें वो तो देते नहीं है लिहाजा। और साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी ये हमारे साथ जो हो रहा है ये कार्टल्स की वजह से हो रहा है, ये करप्शन की वजह से हो रहा है, आप इसके बेनिफिशरी हैं, आप हमें गैस नहीं देते और हमसे आप गैस के बिल वसूल कर रहे हैं। तो अगर ये हमने इसको दुरुस्त ना किया तो अभी तो ये खबर आई है ना ख्याबान सर सैयद से, शमशाबाद से, रावलपिंडी के मुख्तलिफ तो हर जगह से आएगी, ये हर जगह से आएगी और ये सिचुएशन को खुद इसको पुश करके उधर लेके जा रहे हैं। और अगर मैं साथ ही एक छोटी सी खबर बड़ी दिलचस्प है, इसको खत्म कर दूं, ये अख्तर अब्दुल रहमान साहब को अर्ज की है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि हजूर आपने 2 जगह से TADA ले लिया था, इस गरीब मुल्क के 26 लाख आपके जिम्मे हैं, तो वो अगर आप वापस कर दें तो आपकी बड़ी, खुद भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अंपायर है उनकी, जो यकीन उन्होंने बड़े जायज सरमाए से बनाई होगी, मगर ये जो कौम के पैसे हैं ये तो वापस कर दे कि इधर से भी TADA ले लिया, या फिर हमें ये बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने आपके साथ ज्यादती करके आप पे गलत इल्जाम लगाया है। प्रोग्राम का वक्त हो गया। समीर साहब, काजी साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।